Good morning, everybody. Today we are going to start our poem named "Dust of Snow." Right? Gist क्या है poem का? What is the gist of the poem? What is, because you know the board exams are very close, so we are unable to make you understand the whole story in the broad manner. So we will only understand the gist of the poem. Clear? "Dust of Snow" is a beautiful poem written by the famous American poet Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जितनी भी पोम होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, वो सब नेचर से रिलेटेड जरूर होती हैं. दीज पोम्स आर रिलेटेड टू नेचर. ठीक. सो डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोम रिटन बाय द फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इट डिपिक्ट्स अ सिंपल मूवमेंट. ये क्या है? एक छोटी सी बात जिसमें डिपिक्ट की है. दैट जैसा कि मैंने आपको जब क्लासेस में पढ़ाया था तो बताया भी था कि ये क्या है. जैसे हमारे यहाँ कोई छोटी छोटी चीज़ों पर मतलब एक मान्यता होती है कि हमें इस डे को नेल्स कट नहीं करने चाहिए, बिल्ली रास्ता काट गई तो हमें मतलब जाना नहीं चाहिए. ऐसे कुछ सुपरस्टिशियस जो हमने यानी अंधविश्वास जो हमने जो पाल रखे हैं, उन चीज़ों को ही दूर करने के लिए, बताने के लिए कि ये अंधविश्वास होते हैं. दीज आर द सुपरस्टिशंस, वी शुड नॉट फॉलो देम. और इनकी वजह से, इन सुपरस्टिशंस की वजह से किस तरीके से अपना हम टाइम खराब करते हैं, ये हम सबको इस पोम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है. क्लियर? तो डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोम रिटन बाय द फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इट डिपिक्ट्स अ सिंपल मूवमेंट बट इट हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस. छोटी सी बात तो है. सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है? What is the meaning of significance? यानी उसकी इंपॉर्टेंस. इंपॉर्टेंस है उसकी. छोटा सा मूवमेंट तो है, बात तो छोटी सी है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस है बहुत बड़ी. द पोम इज सेट ऑन अ विंट्री डे. ये जो पोम है वो कब है? एक सर्दियों के दिन में के बारे में बताया गया है. द स्नो इज फॉलिंग हैवीली, और जिसमें बर्फ जो है बड़ी तेजी से गिरती है. स्नो इज फॉलिंग हैवीली, यानी बर्फ बड़ी तेजी से गिरती है. एंड द पोएट इज डिप्रेस्ड एंड हैज लॉस्ट ऑल होप. In that case, poet was feeling depressed and lost all his hope. सारी आशा मतलब उसकी खत्म हो चुकी है, सारी होप खत्म हो चुकी है. And he is sitting under a hemlock tree. Hemlock tree मैंने आपको I think पहले डिस्क्राइब किया हुआ है. What is the meaning of hemlock tree यहाँ पे? A poisonous tree. He was sitting under a hemlock tree. That was a poisonous tree. And a small natural incident changes his sad mood into a happy mood. और एक छोटे से इंसिडेंट ने उनका जो सैड मूड था उसको हैप्पी मूड में चेंज कर दिया. सॉरी. The poem teaches us that one should never be desperate. इस पोम से हमें क्या पता लगता है कि किसी को भी डेस्परेट नहीं होना चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए. किसी भी चीज, कभी भी अपनी आश यानी जिसको हम आशा कहते हैं, वो हमें नहीं छोड़नी चाहिए. एंड देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर अ चेंज. हमेशा हमारी लाइफ में चेंज होने का स्कोप होता है. टाइम हील्स एवरीथिंग. टाइम हील्स एवरीथिंग. समय के साथ चीजें ठीक हो जाती हैं. नो पेपर डिसाइड्स आवर लाइफ. नो फेलियर, नो फेलियर्स आर डिसाइड आवर लाइफ. ऐसा नहीं है कि अगर हम एग्जाम में किसी में फेल होते हैं तो हमारी लाइफ ही खराब होगी. सम स्टूडेंट्स टेक रॉन्ग डिसीजन इन देयर लाइफ. तो कहने का मतलब यही है कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी एग्जाम में अगर हम फेल होते हैं या किसी एक जगह पर हम हार जाते हैं, किसी रेस को अगर हार जाते हैं तो हमारी लाइफ डिसाइड हो जाती है. नहीं, वी हैव different opinions and different chances to overcome such type of failures. So let's have a look of this extract. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow shook down on me and the dust of snow from a hemlock tree. ठीक है. The crow and the hemlock tree are considered as symbols of nature. Positive, negative, pleasant. बताइए. आंसर्स गिवन देख लिए हैं आप लोग. आंसर्स, कोई बात नहीं, आंसर देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. आपको याद रखना है बेटा. ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंसर्स दिमाग में रखने हैं. The crow and the hemlock are considered as symbols of nature, positive, negative, pleasant. तो कैसा सिंबल है इनका? हेमलॉक ट्री भी अभी आपने बताया पॉइजनस है, और क्रो को भी नेगेटिव ही माना जाता है. बिकॉज ऑफ दैट इनकी सिंबल्स कैसे हैं? नेगेटिव. The what did the crow do to the hemlock tree? The crow shook the hemlock tree. क्रो ने क्या किया? उस पूरे पेड़ को क्या किया था? हिला दिया था, जिसकी वजह से ही तो उसके ऊपर जो स्नो थी वो फॉल हुई थी. And where do you think the poet was then? तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद पोएट कहाँ था? The poet was under the hemlock tree. Poet was under the hemlock tree. तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों वाली बात हो गई, कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है. And where do you, what is the rhyme scheme of the given stanza? rhyme scheme क्या है? You can see rhyme scheme. Crow, यानी इसको अगर मैं सपोज करूं, ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो राइम स्कीम अगर किसी बच्चे को नहीं आती हो, ध्यान से देख लीजिए, इसको बहुत इजी होती है. ए और ये बी और डब्ल्यू, स्नो क्रो, यानी राइम सेम है तो ये भी ए और मी ट्री बी. तो ए बी इज द राइम स्कीम ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट. क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? ए बी क्या है? राइम स्कीम है इस एक्सट्रैक्ट की.
हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रियूड। रियूड मीन्स क्या होता है? रियूड मीन्स, देखिए एक वर्ड होता है रियून्ड, इट मीन्स, रियून्ड मीन्स क्या होता है? बर्बाद, बेकार कर देना समय अपना, और दैट इज रियूड, दैट इज रियूड, दैट इज मीन्स कह सकते हैं हम लोग थोड़ा सा चिड़चिड़ा होना या फ्रस्ट्रेट होना। What happened the poet thought of the day and what do you understand by the word rude? ठीक है, rude का मीनिंग क्या होगा? Name the poet and the poem। 4 क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछे। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या है? How did the poet mood change? The falling of snow on the poet had changed his mood। तो जैसे ही स्नो उसके ऊपर गिरी, यानी पोएट के ऊपर जैसे ही स्नो गिरी तो उसका क्या हो गया? मूड चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज what did the poet thought of the day? पोइट उस दिन क्या उसने सीखा, क्या उसका थॉट था? द पोइट हैड थॉट दैट इट वाज अ बैड डे, ही वाज सैड डिप्रेस्ड। तो उस समय वो क्या सोच रहा था कि ये मेरा दिन है काफी खराब होगा और बैड होगा और डिप्रेस्ड होगा, क्योंकि उसने क्या सोचा कि हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था, ऊपर से क्या हुआ? क्रो और ने स्नो गिरा दी मेरे ऊपर, क्रो ने मेरे ऊपर स्नो गिरा दी। तो एक नेगेटिव चीज हो गई उसके दिमाग में। बाद में वो चीज तो बाद में, उससे पहले तो क्या सोच रहा था कि मेरा आज का दिन ही पूरा खराब हो गया, पूरा दिन मेरा क्या डिप्रेशन में जाएगा और पूरा डे बेकार हो गया। लेकिन जब वो गिरी स्नो, जब उसके ऊपर गिराई गई, फॉल हुई, तो वो चेंज, उसका पूरा का पूरा मूड चेंज हो गया। ठीक है, दैट हैज बीन आस्क्ड इन प्री-बोर्ड 2 में आपसे पूछा गया इसके बारे में। ठीक, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रियूड? रियूड का मीनिंग क्या है? सी, रियूड मीन्स है रिग्रेट। रिग्रेट मतलब क्या हो गया? एक तरीके से वो क्या कर रहा है? एक पछतावा कर रहा है। रियूड बार बार सोच रहा है कि मेरा दिन बर्बाद हो गया। समटाइम्स आई ऑलवेज से यू कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक अपना सोच करके सोते हैं रात को कि हम ना कल 5 बजे उठेंगे और 5 बजे उठेंगे और पढ़ाई करेंगे। वी विल गेट अप इन द अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM एंड वी विल स्टार्ट डूइंग स्टडी। बट व्हाट हैपेंस? आप उठे 8 बजे, अब 8 बजे उठे तो अब 8 बजे उठने के बाद आप लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा दिन ये सोचने में बर्बाद कर देते हैं, आज मैं 5 बजे नहीं उठ पाया। अरे 5 बजे नहीं उठ पाया भाई, कोई बात नहीं, यू वर अनेबल टू गेट अप एट 5 AM बट स्टिल यू हैव गॉट अप एट 8 AM। अब पढ़ो। अब बजाय उस टाइम को ये सोचने में बर्बाद करने के कि मैं 5 बजे नहीं उठ पाया तो 8 बजे उठे हो, तो 8 बजे से तो पढ़ना शुरू करो, तब तो पढ़ना शुरू करना है ना। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं? रिग्रेट करते रहते हैं, रियूंड करते रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम? पोएट का क्या मूड रिफ्लेक्ट हो रहा है? दैट पोएट, बार बार एक ही बात, सेम क्वेश्चंस हैं। द पोएट सीम्स टू बी इन अ सैड एंड डिप्रेसिव मूड। पोएट कैसा दिख रहा है इसमें? सैड और डिप्रेसिव दिख रहा है। द डे ऑफर्ड नो कंफर्ट और हैप्पीनेस टू हिम। तो उस दिन वो क्या सोच रहा है कि ना तो कोई कंफर्ट होगा, ना कोई हैप्पीनेस होगी, ना कोई खुशी मिलेगी, कुछ नहीं होने वाला। ही थिंक्स दैट द होल डे इज गोइंग टू बी सैड एंड डल। क्या सोच रहा था कि पूरा दिन बेकार हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। एंड ही कैन ओनली सी द नेगेटिव सिंबल्स लाइक द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो अराउंड हिम। वो क्या देख पा रहा था? केवल अपने आसपास नेगेटिव चीजों को देख पा रहा था। हेमलॉक ट्री देख पा रहा था और क्या देख पा रहा था? क्रो अराउंड हिम, क्योंकि क्रो भी नेगेटिविटी का सिंबल है और हेमलॉक ट्री भी नेगेटिविटी का सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द क्रो, हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट्स इन द पोएम? तो क्रो, हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करते हैं तीनों? देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर यहां से कुछ भी पूछा जाता है तो ये चीज तो पूछे गई। ठीक है, द क्रो इज अ ब्लैक एंड अगली, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लीजेंट साइट। क्रो क्या है? ब्लैक है, अगली है, और उसको एक प्लीजेंट साइट की तरह नहीं देखा जाता, कोई अच्छी चीज की तरह नहीं देखा जाता। ठीक है, इट इज अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। बैड ओमेन मतलब क्या होता है? अपशगुन। गुड ओमेन और बैड ओमेन यानी अपशगुन। द हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस प्लांट विद व्हाइट फ्लावर्स। और जो हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक पॉइजनस प्लांट है जिसके अंदर सफेद कलर के फूल लगते हैं, व्हाइट फ्लावर्स लगते हैं। इट इज अ सिंबल ऑफ सॉरो। ये भी क्या है हमारा? सॉरो का सिंबल है, दुख का सिंबल है। ठीक है, ये भी क्या है हमारा? एक दुख का सिंबल है, सॉरो, राइट। एंड द पोएट चोज क्रो एंड द हेमलॉक ट्री टू रिप्रेजेंट हिज सैडनेस एंड डिप्रेशन। और पोएट ने क्या किया है? अपनी सैडनेस को, डिप्रेशन को शो करने के लिए किसको चूज किया है? क्रो को और हेमलॉक ट्री को, दोनों को ही चूज किया है, दोनों ही नेगेटिविटी के सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मैसेज गिवन बाय द पोएम? द पोएम टीचेस अस दैट वी शुड नॉट बी डेस्परेट बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ अपॉर्चुनिटी टू चेंज द सैड मूड इनटू हैप्पी मूड। पोएट ने हमको यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की है कि हमें कभी भी एक बात को लेकर के डिप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने हमेशा होती हैं। दैट टुडे यू आर टेकिंग योर क्लास बिफोर द 4 days ऑफ द बोर्ड एग्जाम, स्टिल दिस इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। Those who are thinking that I am unable to write anything in English paper, that this is also an opportunity for you. That today, if you
लर्न हियर पॉजिटिवली विद कह सकते हैं कि ध्यान से अगर आप चीजों को सुनेंगे then still you can achieve good marks in your examination, because today we are going to describe the whole book. Still if you have any requirement, any need to ask your questions, you can ask today. तो कहने का मतलब यही है कि आज भी क्या है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो आपने अब तक नहीं किया, then it is also अपॉर्चुनिटी फॉर यू. अगर किसी से कोई चीज रह गई थी, छूट रही थी, तो वो आज आप उसको दूर कर सकते हैं. क्लियर? लॉन्ग आंसर देखेंगे इसका. इट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सिचुएशन दैट मेक्स इट पॉजिटिव और नेगेटिव. इट इज आर बहुत अच्छा लिखा जा सकता है, बहुत ईजी है. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस तरीके का आपसे पूछता है, तो ये मानो बढ़िया, बहुत मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आ गया, क्योंकि अब हमारे हैंड्स फ्री. हमें एग्जाम में क्वेश्चन को मतलब एक चैप्टर के साथ बंध के नहीं रहना. वी आर नॉट कंपेल्ड टू बाउंड बिटवीन द बाउंड्री ऑफ चैप्टर्स ओनली. वी आर नाउ फ्री हैंड्स, वी कैन राइट अ लॉट इन दिस आंसर. लुक, क्वेश्चन को समझेंगे पहले. इट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सिचुएशन दैट मेक्स इट पॉजिटिव और नेगेटिव. ये हमारा एटीट्यूड है कि हम किस सिचुएशन को पॉजिटिव या नेगेटिव मानते हैं. डू यू एग्री विद इट? एक्सप्रेस योर व्यूज विद रेफरेंस टू द पोम. क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? आपको क्या करना है, इस पोम के रेफरेंस में आंसर आपको देना है. डस्ट ऑफ स्नो. किसके दिमाग में क्या क्या चीज आ रही है, क्या चीज आ रही है, इसको क्या आंसर हम इसका लिख सकते हैं. सुनिए ध्यान से. पोम जो डस्ट ऑफ स्नो है, वहां पर हेमलॉक ट्री, क्रो, इन दो चीजों को बताया है क्या, नेगेटिव. डस्ट ऑफ स्नो जैसे ही फॉल होती है उसके शोल्डर्स पे, हिज माइंड चेंज, हिज मूड चेंज, ही बिकेम हैप्पी. तो क्या ना तो डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से कोई खास फर्क पड़ने वाला था, ये तो जस्ट एक थिंकिंग है ना. क्या आप पहले हेमलॉक ट्री को नेगेटिव मान रहे थे, क्रो को नेगेटिव मान रहे थे, और अभी अब डस्ट ऑफ स्नो को पॉजिटिव मान रहे. तो आप ही की सोच है. ना तो क्रो ने कुछ करा, ना हेमलॉक ट्री ने कुछ किया, ना ही डस्ट ऑफ स्नो ने कुछ किया. ये तो आपकी सोच थी, थिंकिंग थी बस, और तो कुछ नहीं था. बात समझ आ रही है? तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग, योर माइंड, व्हाट यू थिंक अबाउट द थिंग्स. क्या अपनी चीजों के बारे, आसपास की चीजों के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, दैट इज अप टू यू. ठीक है. सपोज जैसे देखिए, इट इज ट्रू दैट आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग दैट इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव. मोस्ट ऑफ द पीपल इन टुडेज वर्ल्ड लिव इन अ स्ट्रेसफुल लाइफ. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे आसपास की चीज हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव. क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल क्या करते हैं, एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं. अरे अपने भाई पसंद नहीं आ रहा, अपना भाई पसंद नहीं आया जिसके साथ आप बचपन में खेलते थे, सब कुछ करते थे, अब वो अपना भाई पसंद नहीं आ रहा. अब एक तो व्यक्ति सोच सकता है कि मेरा भाई मेरे साथ रहता है, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी, दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी, इट इज माई स्ट्रेंथ. एक सोचता है कि इसने और एक कमरा घेर रखा है, ये चला जाएगा तो मेरे लिए कमरा तो भी खाली हो जाएगा. बहन है छोटी, लग रहा है इसकी शादी कब कब हो, और मेरे लिए कमरा. अब ये नहीं देखता, ये भी तो देख सकता है कि ये बहन छोटी है घर में, तो ये मेरा कितना सारा चीजें संभाल लेती है. एक सोच रहा कब कब ये जाए यहाँ से और मेरे लिए कमरा खाली हो जाएगा. बढ़िया. दैट इज अप टू यू, व्हाट यू थिंक. इट इज अप टू यू, हाउ डू यू सी योर थिंग्स, हाउ डू यू सी योर थिंग्स. लॉट ऑफ, अभी जैसे कुंभ का मेला लग रहा है, तो बहुत सारे कह रहे हैं क्या पागल हो गए, सारे के सारे भागे जा रहे हैं, ट्रेनों में कितनी भीड़ हो रही है, और क्या कहते हैं मतलब सड़कों पे कितनी भीड़ हो रही है, जैम लगा हुआ है, सब कुछ हो रखा है, तो नहीं जाना चाहिए. कुछ कह रहे हैं नहीं 144 साल बाद आएगा, जाऊंगा. कुछ कह रहे हैं 144 ईयर्स बाद आएगा दोबारा, मैं तो होऊंगा ही नहीं फिर, तो मैं तो जाना ही पड़ेगा. दैट इज अप टू यू, हाउ डू यू थिंक. ठीक है, समझ में आ रही बात. हाउ डू यू टेक थिंग्स पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज अप टू यू. तो कहने का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटीज की बात है, अपॉर्चुनिटीज की बात है. आज की क्लास, कल हमारे यहाँ बहुत बच्चे आए, आज थोड़े से कम आए. दैट इज अप टू देम, हाउ डू दे थिंक, हाउ डू दे थिंक. क्या आपको चीजें ग्रैब हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, दैट इज अप टू यू, ये आपको सोचना है. ठीक है. अब सुनिए ध्यान से. They face different types of problems in a day-to-day life. A person can neither keep away from problems, completely not find solutions for them easily. क्या मतलब है इस बात का कि एक पर्सन कभी भी अपनी प्रॉब्लम से दूर नहीं हो सकता. प्रॉब्लम्स तो लाइफ में होंगी ही, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए आपको इजीली, ये भी जरूरी नहीं है. हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाए इजीली, ये कोई जरूरी है नहीं है, जरूरी. एंड बट व्हाट मेक्स द सिचुएशन वर्स इज वंस एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स. लेकिन सिचुएशन को खराब कौन करता है, जब आप उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हो. सपोज आज शाम को आपके घर में गैस खत्म हो जाए. सुनना मेरी बात को, आपके घर पर सिलेंडर नहीं है, कोई इंडक्शन नहीं है, गैस खत्म हो जाए. अब खाना भी किसी ने नहीं खाया, आज शाम को खाना नहीं बना. एक एटीट्यूड क्या हो सकता है कि पूरा घर झगड़ा करने लगे, अरे पहले से सिलेंडर बुक नहीं कर सकते थे क्या, किसकी जिम्मेदारी थी सिलेंडर बुक करना, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं किया, ये किया वो किया, 50 तरीके के झगड़े कर ले. एक एटीट्यूड ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं ना, आज बाहर से कुछ खाते हैं, हम डेली भी तो वैसे डिमांड रखते हैं ना कि आज बाहर से कुछ खाना है, तो कोई बात नहीं, सिलेंडर खत्म हो गया, सुबह आ जाएगा,
और आज हम बाहर से कुछ खा सकते हैं। दैट इज योर प्रॉब्लम तो सेम ही थी और आपने उसको किस तरीके से लिया, दैट इज अप टू यू, हाउ डू यू टेक द प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम तो सेम ही थी, सॉल्यूशन भी उसका एक ही था कि सुबह ही आएगा, रात में आ भी नहीं सकता, सुबह ही आएगा और प्रॉब्लम सेम ही है। अब आपने उसको वर्स बनाया या उसको सिचुएशन को संभाला, दैट इज अप टू यू। तो अब पॉइंट पर आते हैं। अ पर्सन कैन नीदर कीप अवे फ्रॉम, ये तो हमने देख ही लिया था। इफ वी आर डिप्रेस्ड और सैड, होल एनवायरनमेंट बिकम्स ग्लूमी। अगर हम क्या होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, सैड होंगे, तो पूरा एनवायरनमेंट क्या होगा, ग्लूमी हो जाएगा, मेलैंकोली हो जाएगा, सैड हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। ये वर्ड मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एग्जामिनर पूछ भी सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है। ग्लूमी, मेलैंकोली, सैड, डिप्रेस्ड, डल, ये सब की मीनिंग होते हैं दुखी होना, मतलब सॉरोफुल होना। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है, दुखी होने से मतलब है। ग्लूमी का मीन्स क्या होता है, दुखी होना। लिख लीजिए सारे लोग, ये सब का मतलब क्या है, ग्लूमी का मतलब है ये सब। ठीक है। The poet in the poem Dust of Snow was in sorrowful mood, क्या था, बहुत ज्यादा sorrowful mood में था और दुखी था, परेशान था। And he felt that the whole day was going to be gloomy, और वो क्या सोच रहा था, पूरा दिन जो है वो क्या हो जाएगा, gloomy हो जाएगा, melancholy हो जाएगा। gloomy का मतलब सेम ही है। But when a crow shook down snowflakes on him, और जब क्रो ने क्या किया, उसके ऊपर स्नो यानी डस्ट ऑफ स्नो, स्नोफ्लेक्स उसके ऊपर जब गिराई, his bitter mood changed into the optimistic one, उसका जो बिटर यानी जो दिमाग खराब था वो किसमें बन गया, किसमें चेंज हो गया, ऑप्टिमिस्टिक वन। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है, होपफुल, आशावादी। अब उसे लगने लगा कि कुछ तो भला होगा, कुछ अच्छा होगा लाइफ में। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इसमें आपको कुछ ना कुछ एग्जांपल ऐड करके इसमें लिखना है, और जो मेन बात है वो भी लिखनी है। ये नहीं कि डस्ट ऑफ स्नो को तो भूल गए और गैस सिलेंडर में लग गए, ये मत कर देना, तो मोहित सर ने सिखाया था। ठीक है, और सर ने एग्जांपल दिया था, मैंने भी लिख दिया। ये मेन बात पहले यही लिखनी है डस्ट ऑफ स्नो वाली, कि ही वाज एक्सपेक्टिंग द हेमलॉक ट्री एंड क्रो वाज द नेगेटिव थिंग्स एंड द डस्ट ऑफ स्नो इज अ पॉजिटिव थिंग। व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो, और तो कह सकते हैं कि स्नो फ्लेक्स कह सकते हैं फॉल ऑन हिज शोल्डर एंड ही वाज, हिज मूड वाज चेंज्ड एंड ही वाज हैप्पी एंड ही वाज थिंकिंग ऑप्टिमिस्टिकली। वो कैसे सोच रहा है, आशावादी तरीके से सोच रहा है और चीजों को, अब उसका मूड जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, ये आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आप हम कर चुके हैं डिस्कस, शॉर्ट आंसर्स वही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फायर एंड आइस। नेक्स्ट पोएम इज